नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आईएएस अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने आर एलिस वास की जगह ली है, जिन्हें पिछले महीने दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था। उनसे कहा गया था कि जब तक किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो दिल्ली की सीईओ बनी रहे, और चुनाव आयोग ने कहा कि कुमार को तुरंत अपना नया पद संभालना होगा और दिल्ली सरकार को एक हफ्ते के अंदर आयोग को कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी होगी। अशोक कुमार 2006 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। इस कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं। इसलिए अधिकारियों को अलग अलग भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव मिलता है। इसी कारण एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी बहुआयामी प्रशासनिक समझ और विविध क्षेत्रों में कार्य अनुभव के लिए जाने जाते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक रूप से गिर गई है और हर जगह स्मॉग की मोटी परत नजर आ रही है। अक्षरधाम और धौला कुआं जैसे क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जहां सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार AQI 296 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। इस तरह ITO इलाके में AQI 277 रहा, जो बताता है कि हवा में हानिकारक प्रदूषक सामान्य स्तर से कहीं अधिक है। एम्स और इंडिया गेट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी वायु की स्थिति बेहतर नहीं है और वहां भी AQI खराब श्रेणी में मापा गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राजधानी के अधिकांश हिस्सों में वायुमंडलीय प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है, जिससे सांस लेने में कठिनाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से वायु गुणवत्ता बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई है और तेज़ी के साथ वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। एक बार फिर से स्मॉग की मोटी परत हर तरफ छाई हुई दिखाई दे रही है। लोगों को खासा दिक्कतों का सामना एक बार फिर से करना पड़ रहा है। हालांकि बीच में काफ़ी ज़्यादा सुधार वायु गुणवत्ता में देखने को मिला था, लेकिन अब एक बार फिर से चिंता बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार फिर स्मॉग की मोटी परत हर तरफ दिखाई दे रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, एक बार फिर से अगर बात की जाए तो वायु गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा खराब देखी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है और यही वजह है कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना एक बार फिर से करना पड़ रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से दिल्ली वासी जो है वो फिर प्रदूषण की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए लागू PUC की नियम प्रभावी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर आसानी से फर्जी प्रमाण पत्र बन रहे हैं, जिससे नो PUC नो फ्यूल अभियान भी विफल हो गया है। कहीं ना कहीं गाड़ियों से निकलता धुआं और जल्दी आगे और जो ये गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही है, इनसे निकलते हुए जो धुआं है वो पेट्रोल का, तो कहीं ना कहीं इनसे ही प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। टैक्सी चलाने वाले 40 बच्चे कहीं ना कहीं एक सोमवार को वजीरपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बने प्रदूषण जांच केंद्र पर पहुंचे। ऐसे ही कई शिकायतों का सामना दिल्ली से मिल रहा है और इस चीज को लेकर जो है प्रदूषण जो नियंत्रण है वो कम नहीं हो पा रहा है। लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। साहिल, बिल्कुल, और क्योंकि अरबाज बीच में देखने को मिला था कि काफ़ी ज़्यादा सुधार यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से स्थितियाँ गंभीर होती हुई नजर आ रही हैं। क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है? इसके पीछे सबसे ज्यादा यही वजह है कि जो गाड़ियां जो चल रही हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियों से निकलता धुआं, इंजन और कहीं न कहीं जो ये चलता है। और एक साइड में आपको बता दूं, दिल्ली के एनसीआर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता चिंता रूप से गिर गई है और हर जगह स्मॉग की मोटी परत नजर आ रही है। और अक्षरधाम और धौल कुआं जैसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जहाँ सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार AQI 296 दर्ज किया गया है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा भी एक बार फिर से बढ़ गया है। मरीजों की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके घरों के अंदर ही समय व्यतीत करें। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए है। जिस तरीके से हवा की गुणवत्ता में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं, ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए एम्स की बात की जाए और जैसे प्रमुख क्षेत्रों में की स्थिति बेहतर नहीं है। वहीं AQI कहीं न कहीं जो श्रेणी है 296 की वो लगातार देखने को मिल रही है। सुबह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो लगातार इस पर
जागरूक हो गया है, कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव कर रहा है, स्मोक गन का छिड़काव कर रहा है और ऑटोमेटिक बारिश का इंतजाम किया जा रहा है। और इसी तरीके से इसको लगातार वायु प्रदूषण को जो अभी बढ़ा है इसको कंट्रोल करने की पूरी संभावना कोशिश की जा रही है। साहब चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में एक बार फिर से आबो हवा जहरीली होती हुई नजर आ रही है। ये 5 तस्वीरें इंडिया गेट, एम्स, धौला कुआं, अक्षरधाम और ITO की ये तस्वीर तो लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली NCR की आबो हवा एक बार फिर से बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच गई है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर तरफ स्मॉग की एक मोटी परत भी लगातार दिखाई दे रही है। उधर दिल्ली में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक मुकाबले के लिए नीदरलैंड्स और नामीबिया की क्रिकेट टीमें अरुण जेटली स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। इस मैच को लेकर स्टेडियम में पहले से ही जोश और उत्साह का माहौल बना हुआ है। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर तैयारी में व्यस्त नजर आए और उनके कोचिंग स्टाफ ने आखिरी रणनीतियों और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। मैच के लिए स्टेडियम के आसपास फैंस की भीड़ जमा होना शुरू हो गई है और प्रशंसक दोनों टीमों को चेयर करने के लिए रंग बिरंगे झंडे और अलग अलग बैनर लिए नजर आए। मीडिया प्रतिनिधियों और फोटोग्राफर्स की मौजूदगी से इस मुकाबले की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई और इस मैच से न केवल दर्शकों को रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा बल्कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के तहत टीमों की प्लेऑफ में स्थिति भी प्रभावित होगी। आगे बढ़ते हैं। देश में हवाई यात्रा के दौरान लगातार हो रहे हादसे नागरिकों और प्रशासन दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नागरिक उड्डयन निगरानी संस्था DGCA ने पिछले 2 वर्षों में शेड्यूल्ड कमर्शियल एयरलाइंस के नियम उल्लंघन के मामले में कुल 352 नोटिस जारी किए हैं। ये संख्या दर्शाती है कि कई एयरलाइंस नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रही है और उनके संचालन में सुरक्षा और प्रबंधन के कई खामियां मौजूद हैं। इन 352 नोटिसों में से 113 पर DGCA ने एयरलाइंस को स्पष्ट चेतावनी दी, जबकि केवल 7 मामलों में ही एयरलाइंस की तरफ से संतोषजनक जवाब मिला। इस बीच मंत्रालय ने यह जानकारी नहीं दी कि एयरलाइंस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं और एयरलाइंस वॉर आंकड़े साझा नहीं किए गए। एक अलग लिखित जवाब में अधिकारी मोहोल ने बताया कि DGCA के पास एयरलाइंस के विमानों की संख्या, OTP और रूट रैशनलाइजेशन की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र मौजूद है। इसके तहत इस साल 31 जनवरी तक एयरलाइंस ने कुल 8 नए विमान शामिल किए हैं, जिनमें 1 वाइड बॉडी और 7 नैरो बॉडी विमान शामिल हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि एयरलाइंस अपने बेड़े को बढ़ा रही है, लेकिन नियमों के पालन और सुरक्षा मानकों में अभी सुधार की आवश्यकता है। उधर हापुड़ में एक गंभीर सुरक्षा घटना सामने आई है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मदन चौहान पर जानलेवा हमला किया गया है। यह हमला तब हुआ जब ये किसी सगाई समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मदन चौहान, जो गढ़मुक्तेश्वर से 3 बार विधायक रह चुके हैं, पर हमला आधुनिक हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने किया। यह घटना गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव हिरणपुर के पास हुई और इसे देखकर स्पष्ट होता है कि हमलावरों ने पूर्व मंत्री की सुरक्षा का पूरी तरह उल्लंघन किया। इससे पहले भी मदन चौहान पर हमले हो चुके हैं, जो उनकी राजनीतिक पहचान और सक्रिय भूमिका के कारण सुरक्षा खतरों का संकेत देते हैं। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं और हमलावरों की पहचान साथ ही गिरफ्तारी के लिए त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। यह घटना स्थानीय और राजनीतिक स्तर पर चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि इससे नेताओं की सुरक्षा और आम नागरिकों की सुरक्षा दोनों पर सवाल उठते हैं। आज एक कार्यक्रम था नेहनीड बीजे उसमें ब्रज घाट पर, तो उसको अटेंड करने के बाद में वो लगभग 8 बजे के आसपास फिनिश हुआ। उसमें संत लोग थे, सारे लोग, तो वहाँ से फिर एक सगाई का मेरे पास निमंत्रण था, जो हिरणपुरा गांव है। तो वहाँ पे जितेंद्र एक लड़का है हमारे साथ रहता है, उसके परिवार में उसके भतीजे का कोई सगाई का समारोह था। तो हमने उधर से जाकर के फिर गढ़ मेरठ रोड पे गाड़ी को लेकर गए और जैसे ही गढ़ मेरठ रोड से 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है जो अंधेरा सा रहता है। उसमें जैसे गए तो जैसे गाड़ी हमारी जा रही थी नॉर्मल, उसमें किसी कोई मतलब नहीं, ये चला रहे थे, ये दीवान जी यहाँ बैठे हुए थे, यहाँ पिए था हमारा सारा। तो तभी 3 लड़के खड़े थे, एक के हाथ में 2 पिस्टल थे, एक इस हाथ में एक इस हाथ में, और उसने हमारी गाड़ी देखते ही माँ बहन की गाली देते हुए और एकदम से इधर आया और वहाँ करते उसने जोर से सटा के एकदम से टाइगर दबाया। अब ये तो ईश्वर की कृपा हुई कि हम पे वो
उसमें या तो गोली नहीं थी चैम्बर में या मिस हो गई, लेकिन जब उसने दबाया और ये एकदम से हमारे पे आक्रमण किया तो हम सब लोगों ने आवाज़ सुनी, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद थे उस वक्त तक। तो जैसे ही उसने करा वो लगा था, हमने कहा हमारे ऊपर ये गोली लग गई। तो एकदम से दीवान जी उतरे और उतर के एकदम से इनकी जो वर्दी देखी उसने, और इन्होंने जो राइफल पे को हाथ दिया, साले मैं चलो दिखाता हूँ, तो वो एकदम से वो भाग निकले और पीछे को गाड़ी को चले। कितने लोग थे? वो लगभग 4-5 थे गाड़ी में, इतना तो क्योंकि साइड में गाड़ी खड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी थी फॉर्चुनर, सफेद रंग की है, और जो हम पढ़ पाए उसमें यूपी 14 और 8710 नंबर। वहीं नोएडा, जिसे उत्तर प्रदेश की आधुनिक पहचान और विकसित शहरों में गिना जाता है, एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से हुए भीषण हादसे की खबरों में आया। सेक्टर 58 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 62 में यह दुर्घटना तब हुई जब एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया। लेकिन सबसे भयानक स्थिति तब पैदा हुई जब घायल टेम्पो चालक की मदद करने पहुंचे लोग पीछे से आ रहे सब्जियों से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर का शिकार हो गए। इस भयावह घटना में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि घायल लोग हवा में कई फीट तक उछल गए। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और स्थानीय बल तुरंत राहत कार्यों में जुट गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। निजी अस्पताल में भर्ती 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें लगातार निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने दुर्घटना की गहन जांच शुरू कर दी है और हादसे के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। यह घटना तेज रफ्तार और सड़क नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करती है। घायलों की गंभीर स्थिति और घटनास्थल की भयावह तस्वीर इस बात का संकेत देती है कि नियंत्रित गति और सतर्क ड्राइविंग न केवल जीवन बचा सकती है बल्कि दुर्घटनाओं के प्रभाव को भी कम कर सकती है। जब मैंने देखा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, तो एक ये पीछे एक हाथी था, छोटा हाथी, इसने एक ट्रक में ठोकी हुई थी गाड़ी। तो जो बाकी के आगे 2 ट्रक थे वो इनकी मदद करने के लिए आए पीछे छोटे वाले हाथी की, क्योंकि उसकी टांग फंस गई थी स्टीयरिंग में। तो जैसे ही वो उनकी मदद करने 3 बंदे आए तो पीछे से एक और ट्रक आया जिसमें मूली लोड थी। तो उस मूली वाले ट्रक ने उन दोनों को मारा, तीनों को उड़ा दिया। तो वो आगे जाके गिरे काफ़ी। तो तीनों थे वो बहुत गंभीर हालत में, और ये घायल है, इसकी टांग में दिक्कत है। अब देखते हैं क्या होगा। इन्हें हॉस्पिटल ले गए लाल बहादुर। मैं आ रहा था इधर शादी समारोह से और देखा 4 लोग इनकी हेल्प कर रहे थे और पहले से ही एक्सीडेंट हो रखा था और मेरे हाथ में भी चोट आई है अभी इस भाई को बचाते हुए। तो थोड़ा सा सांस भी चढ़ रहा है अभी मेरे को। हादसा हुआ कैसे? कुछ हादसा इसका, ये छोटा हाथी था, ये पीछे से लगा बड़ी गाड़ी में। और पीछे से फिर मदद के लिए लोग आए और वो साइड से मतलब मदद करने लगे। तो पीछे से एक ट्रक आया और उनको रौंद के आगे निकल गया, उसको पकड़ा है फिर जाके। कितने लोग रोना होगा? करीब 4 से 5 लोग थे। 3 की सीरियस हालत है अभी और एक थोड़ा सा अभी ठीक है, उसमें कंडीशन। टांग में चोट है और मेरे भी चोट लगी अभी। उधर ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करना और जाम जैसी घटनाएं अब लोगों को महंगी पड़ी है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस ने एक व्यापक सर्च और चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई। इस अभियान का निर्देशन ग्रेटर नोएडा जोन के डीसीपी साद मियां खान ने किया। सोमवार 9 फरवरी को पूरे जोन में ये विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 383 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा गया। इन सभी के खिलाफ धारा 292 BNS के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। विभिन्न थानों से पकड़े गए लोगों की संख्या इस प्रकार रही: थाना नॉलेज पार्क से 42, थाना बीटा 2 से 28, थाना दादरी से 52, थाना जारचा से 32, थाना कासना से 75, थाना इकोटेक प्रथम से 14, थाना दनकौर से 62, थाना जेवर से 62 और थाना रबुपुरा से 16 व्यक्ति। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद स्पष्ट था: सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कानून का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीसीपी साद मियां खान ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि शहर में सुरक्षा और शांति बनाए रखी जा सके। यह कदम नागरिकों के लिए एक चेतावनी के रूप में है कि सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीन व्यवहार और असामाजिक गतिविधियां तुरंत नियंत्रित की जाएं। तो सार्वजनिक हंगामा और जान को लेकर अभियान यहां पर पुलिस की तरफ से चलाया गया। पुलिस ने यह बड़ा अभियान चलाया है। 383 लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा गया है। तो धारा 292 BNS के तहत यह कार्रवाई की गई है और पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की है।
383 लोगों को शराब पीते हुए पुलिस ने पकड़ा है। एक बड़ा अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया है। तो बता दें कि सार्वजनिक हंगामा और जाम को लेकर यह अभियान चलाया गया। तो धारा 292 BNS के तहत ये बड़ी कार्रवाई भी इनके खिलाफ अब करने की तैयारी है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने ये बड़ा अभियान चलाया, 383 लोगों को शराब पीते हुए पकड़ा गया। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? पुलिस ने ये बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया है और 300 से भी ज़्यादा लोगों को शराब पीते हुए यहाँ पर पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर निर्देश पर जो कि डीसीपी ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान है, उन्होंने अभियान चलाया। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगह स्थानों पर जाम छलकाना, कहीं न कहीं हुड़दंग मचाते लोगों को देखेंगे कि भीड़ जो जमा हो जाती थी भारी पड़ रहा था। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस ने एक बड़ा सर्च अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों लोगों पर गार्ड गिरी है। डीसीपी साद मियां खान के निर्देश में पुलिस ने सोमवार को 9 फरवरी को पूरे जोन में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। कुल 383 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा। इन सभी के खिलाफ धारा 292 BNS के तहत बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। आपको बता दूं ये जो कि डीसीपी साद मियां खान है, इनके जो थानों में आते हैं, थानों की जो पुलिस है, थाना नॉलेज पार्क की बात की जाए, थाना बीटा 2 की बात की जाए, थाना दादू कासना, इकोटैक, गंगपुर, जेवरपुरा, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी पुलिस प्रशासन है, थाने हैं, इन्होंने एक अभियान चलाया डीसीपी साद मियां खान के निर्देश पर। और डीसीपी साद मियां खान का साफ तौर पर कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से न केवल कानून व्यवस्था प्रभावित होती है बल्कि आम नागरिकों को, विशेषकर महिला और बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होता है, असर पड़ता है। बिल्कुल, और अरबाज, जिस तरीके से अभियान चलाया गया इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह का उन्माद करना अब महंगा पड़ेगा और यही वजह है कि पुलिस समय समय पर इस तरीके के अभियान चलाती रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए ये 9 फरवरी को चलाया गया था। इसी का ध्यान रखते हुए अब आगे भी ये अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर कानून का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिनके साथ मियां खान का साफ तौर पर कहना है। और जो भी ऐसी हुड़दंग करता हुआ भीड़ भाड़ जगहों पर या ऐसी सड़कों पर शराब पीता हुआ, ड्रामेबाजी करता हुआ, हुड़दंग मचाता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में किसी तरह की विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे। इसी कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि ग्रेटर नोएडा में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं डीसीपी साद मियां खान ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसे कोई भी लोग मिलते हैं, पाए जाते हैं और यह अभियान लगातार चलता रहेगा, जगह जगह पर चलता रहेगा, कई थानों के इलाकों में चलता रहेगा, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, बाजारों में जहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है वहाँ पर लोग शराब पीकर गाड़ियों का हुटर बजाते हैं, जिससे काफी बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों पर असर पड़ता है। इसी चीज को लेकर ये अभियान चलाया गया और आगे भी ये अभियान चलता रहेगा और जो भी ऐसे लोग ऐसे शख्स पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा में पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया गया। धारा 292 BNS के तहत अब इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक हंगामा और जाम को लेकर यह अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया था, जिसमें 383 लोगों को शराब पीते हुए पुलिस ने पकड़ा है। सार्वजनिक जगहों पर ये लोग शराब पी रहे थे, इन लोगों को पकड़ लिया गया है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और जल्द ही इसका उद्घाटन होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद उड़ानों के संचालन में तेजी आएगी और क्षेत्र में हाईवे मार्ग साफ और सुगम हो जाएगा। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देगा। एयरपोर्ट के संचालन से न केवल अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे स्थानीय व्यापार, पर्यटन और निवेश को मजबूती मिलने की संभावना है। सीएम योगी ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जाए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन की संभावना जताई जा रही है। सरकार इसे प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। एयरपोर्ट के संचालन के साथ ही एनसीआर क्षेत्र एक नया एविएशन हब बन जाएगा जो पूरे उत्तर भारत में हवाई यात्रा और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देगा।
उधर मुजफ्फरनगर में मस्जिद के इमाम की छुट्टी को लेकर एक गंभीर विवाद सामने आया है। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर गोली चला दी। फायरिंग का यह दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो घटना की भयावहता को स्पष्ट करता है। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और लाठी डंडों से भी जमकर झड़प हुई। खासकर मूसा और फुलमिया परिवारों के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई कि इलाके में तनाव फैल गया। फायरिंग के दौरान हाजी मूसा बाल बाल बच गए, अन्यथा हालत और भी गंभीर हो सकती थी। ये पूरा घटनाक्रम नई मंडी क्षेत्र के बझेड़ी गांव का है, जहां विवाद ने सुरक्षा और शांति को सीधे चुनौती दी है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को मौके पर तत्काल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लाना पड़ा। ये घटना ये दर्शाती है कि छोटा सा विवाद भी हिंसक रूप ले सकता है और समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। बझेड़ी गांव थाना नई मंडी क्षेत्र का गांव है। मैं मौके पर स्वयं हूं। आज तकरीबन 5-5:15 बजे के लगभग पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि बझेड़ी गांव में दो पक्ष, जिसमें एक हाजी मूसा, दूसरा फूल मियाँ, इन दोनों में पूर्व से रंजिश चली आ रही थी। आज मस्जिद में इमाम को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुआ। कहासुनी के उपरांत चूंकि इनका घर आमने सामने है, इनके पक्ष के लोग जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, उसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी होते होते इनमें मारपीट होने लगी। उसी दौरान इनके बताए अनुसार फूल मियाँ पक्ष की तरफ से कुछ लोगों ने फायरिंग की है, जिस संबंध में सीसीटीवी फुटेज में भी वो वीडियो होना बताया जा रहा। पूरे प्रकरण में इसकी जांच नई मंडी पुलिस और मेरे द्वारा की भी जा रही है। लोगों से बात भी की गई है। इस संबंध में जो पीड़ित पक्ष हाजी मूसा, इनके तरफ से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। हालांकि फायरिंग से किसी को कोई चोटें इत्यादि नहीं आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।